लेक्चर 48 समाज के लिए असली खतरा तुम हो। बिस्वा सुराना खुश हो ही रहा था कि वहां अद्वैत मिश्रा आकर उसके अच्छे खासे मूड के ऊपर पानी फेर देता है। बिस्वा सुराना समझ रहा था कि सूटकेस किलर से ज्यादा बड़ा खतरा अभी अद्वैत मिश्रा था। बिस्वा सुराना के मुताबिक सूटकेस किलर तो अब पकड़ा जा चुका था, लेकिन अद्वैत मिश्रा बिस्वा सुराना के अच्छे खासे मूड को खराब कर रहा था। बिस्वा सुराना ने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि सूटकेस किलर वहां घुस चुका है। वो सूटकेस किलर को पहले खुद ही टॉर्चर करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके भांजे की ऐसी हालत कर दी थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वहां आए मेहमान ये सोच रहे थे कि भांजे के साथ ऐसा होने के बाद भी वह अपनी बेटी की शादी कर रहा है। बिस्वा सुराना ने ये प्लान किया था अंडरवर्ल्ड के कहने के बाद। अकरम इस प्लान को लीड कर रहा था। बिस्वा सुराना अद्वैत मिश्रा को कहता है, अभी मेरा पीए गया है, वो 2 मिनट में आ जाएगा। अद्वैत मिश्रा कहता है, 2 मिनट से अगर 3 हो गया तो समझ लेना कि सुसाइड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा आपके पास। ऐसी हालत मैं कर दूंगा आपकी। अद्वैत मिश्रा वहां से जाते हुए कहता है, 2 मिनट होते ही मैं यहाँ आऊंगा। अगर आपका पीए यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिया तो बस एक ही क्लिक करूंगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। अद्वैत मिश्रा के जाने के बाद बिस्वा सुराना मन ही मन कहता है, इसे भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। बिस्वा सुराना कुछ देर तक सोचता है और कहता है, 100 करोड़ कोई बात नहीं, वह तो वापस आ जाएगा ही। बिस्वा सुराना अपने सबसे खास आदमी को बुलाता है और कहता है, यहाँ अद्वैत मिश्रा नाम का जो आया है उसके यहाँ से जाते ही उसका पीछा करना है और उसे कहीं खाली जगह देखकर पकड़ लेना और छुपा कर रखना जब तक शादी निपट नहीं जाना। उसे उसके फोन से दूर रखना। वह आदमी हाँ कहता है और उसके बाद वह वहां से दरवाजे की तरफ चला जाता है। उसके बाद बिस्वा सुराना अपने एक और आदमी को बुलाता है और कहता है, जाओ और वहां बैठे हुए आदमी को बुला कर ले आओ। वह आदमी चला जाता है और उसे बुलाता है, जिसके बाद बिस्वा सुराना अद्वैत को एक रूम में लेकर जाते हैं जहां उसका पीए पहले से ही था। बिस्वा सुराना कहता है, तुम अपने अकाउंट का डिटेल्स दे दो, अभी 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। अद्वैत मिश्रा अपने अकाउंट के डिटेल्स दे देता है, जिसके बाद उसके अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद अद्वैत मिश्रा उसे चेक करता है और जब वो कंफर्म हो जाता है कि 100 करोड़ उसके पास पहुंच गए हैं तो वह जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर बिस्वा सुराना कहता है, कहाँ जा रहे हो? पहले वह सब डिलीट करो। अद्वैत मिश्रा हंसते हुए कहता है, निश्चिंत हो जाए एमएलए साहब, डिलीट कर दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा कि नहीं ये कोई भी नहीं सोच सकता है। अद्वैत मिश्रा वहां से जाने लगता है। बिस्वा सुराना कहता है, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तेरी पिछली 7 पुश्तें काम उठेगी। अद्वैत मिश्रा वहां से निकलने लगता है। इधर प्रतीक ने वहां मौजूद सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। प्रतीक ने इतनी बेरहमी दिखाई थी कि किसी का हाथ कटकर कहीं और था तो किसी के सर में उन्हीं का हथियार घुसा हुआ था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। प्रतीक के सामने अब सिर्फ और सिर्फ अकरम ही अपने कांपते हुए पैरों के साथ खड़ा था। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी को 0 डिग्री में ठंडे पानी से नहला दिया गया हो। ऊपर से खून से नहाया हुआ प्रतीक देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी ब्लड बाथ लेकर आया हो। यहाँ मौजूद कोई भी प्रतीक को खरोंच भी नहीं पाया था। वह सारे खून उन्हीं लोगों के थे जो वहां मरे पड़े थे। वह जगह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के ऊपर खून के छींटे मारे गए हो, जबकि फर्श को खून से रंगा गया हो। अकरम ये सब देखकर कहता है, असली हैवान तो तुम हो। कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? प्रतीक कहता है, ये तुम्हारी गलती है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे इंसाफ के रास्ते में मत आओ, लेकिन तुम्हें तो मुझे मारना था तो मैंने सेल्फ डिफेंस में तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मार रहा हूँ। तुम्हारे जैसों की वजह से इंसाफ नहीं हो पाता है, सही थे। तुम्हारे जैसे लोग इस समाज की गंदगी हैं जिन्हें साफ करना जरूरी है और यह बेड़ा मैंने उठाया है। अकरम वहां से भागते हुए कहता है, तू कोई मसीहा नहीं है। समाज के असली खतरा कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम ही वह जिसे इस समाज से साफ होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
प्रतीक भी अकरम के पीछे पीछे भागने लगता है और मेन गेट खोलने के वक्त प्रतीक अपने हाथ में मौजूद खंजर से अकरम का वह हाथ ही काट देता है। अकरम अपने हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही प्रतीक की तरफ देखता है प्रतीक उसके मुंह में ही खंजर घुसा देता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। प्रतीक को मारी गई लात इतनी ज्यादा दमदार थी कि अकरम पीछे लगे हुए शीशे को तोड़कर उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। चूंकि वह फर्स्ट फ्लोर से ही गिरा था, इस वजह से वह मरने के बजाय तड़प रहा था। वह सीधा पार्टी के बीचों बीच आकर गिरा था, जिसके बाद वहां से लोग दूर जा खड़े हो गए थे और उसके बाद आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह जल्दी से दौड़ते हुए वहां आते हैं। ऊपर उन्हें प्रतीक के खड़े होने की एक झलक दिखाई देती है, जिसके बाद दोनों कुछ और लोगों के साथ ऊपर की तरफ दौड़ने लगते हैं ताकि प्रतीक को पकड़ सकें। एमएलए बिस्वास सुराना जल्दी से वहां पर आकर देखता है तो उसे वहां अकरम मरा पड़ा मिलता है। ये देखकर कि वह अकरम है, बिस्वास सुराना शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये कैसे हो सकता है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 49 तुम्हारा कानून इजाजत नहीं देता। नीचे अकरम को तड़पता हुआ देखकर बिस्वास सुराना हद से ज्यादा शॉक हो गया था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि किसी ने अकरम जैसे को मार दिया तो अकेले ही 5-6 लोगों को संभाल लेता था, लेकिन यहाँ तो किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से हाथ काट दिया था और साथ ही साथ मुंह में खंजर घुसा दिया था। इसके अलावा उसे बाहर भी फेंक दिया था। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद अकरम पूरी तरह से खामोश हो गया था। उसके मरते ही बिस्वास सुराना मन ही मन कहता है, कैसे हो गया ये। अकरम मारा गया, अब पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे तो मैं कैसे उसे टॉर्चर कर पाऊंगा। जैसा उसने सिद्धार्थ के साथ किया, उसका बदला कैसे ले पाऊंगा मैं। इधर पुलिस जल्दी से ऊपर पहुंच गई थी और जैसे ही मेन गेट को खोलकर अंदर घुसती है तो उन्हें प्रतीक सामने ही खड़ा दिखाई देता है। प्रतीक शांत होकर उन पुलिस वालों को घूरता जा रहा था। आयुष्मान राणा अपना गन तानते हुए कहता है, सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें यहाँ छलनी कर देंगे। प्रतीक कहता है, आराम से, अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो नीचे कटे हुए हाथ के ऊपर पैर पड़ने से तुम नीचे गिर जाओगे। तभी सारे लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें अकरम का कटा हुआ हाथ वहीं नजर आता है। साथ साथ प्रतीक का खून से रंगा हुआ शरीर उन पुलिसवालों के अंदर एक खतरनाक डर पैदा कर रहा था, जिस वजह से वे लोग अपनी बंदूक को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। सिर्फ आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह ही ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने ऐसा कुछ काफी पहले भी देखा हो और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। प्रतीक मन ही मन कहता है, ये लोग तो ठीक से अपना गन तक पकड़ नहीं पा रहे हैं और मुझे रोकने के लिए आए हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। प्रतीक कहता है, मिस्टर आयुष्मान खुराना, कैसे हो तुम? तुम्हारे लोग ठीक से अपना गन पकड़ नहीं पा रहे हैं और ऐसे थरथरा रहे हैं जैसे बिना कपड़े के भयंकर ठंडी में उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया हो। दिल के कमजोर लोग कभी इंसाफ नहीं समझ सकते हैं। अंशुमन सिंह चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़के, बकवास बंद करो। अगर हमारे हाथ कानून नाम के हथकड़ी से बंधे न होते तो अब तक मैं अपने गन के सारे बुलेट को तेरे सीने में उतार चुका होता। प्रतीक कहता है, तुम्हारा वह कानून अंधा है और तुम लोग अपने आप को उसका सहारा समझते हो क्या? आयुष्मान राणा कहता है, अपने हथियार को फेंक दो और घुटने पर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। प्रतीक कहता है, तुम्हें मेरे हाथों में कहीं हथियार दिखाई दे रहा है क्या? आयुष्मान राणा कहता है, कहीं कुछ भी, अगर तुमने अपने शरीर में कहीं छिपा कर रखा हुआ है तो उसे बाहर निकाल दो। प्रतीक कहता है, तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर कर दूं? आयुष्मान राणा इससे पहले कि कुछ बोल पाता, अंशुमन सिंह चिल्लाते हुए कहता है, तुझे और कौन सी भाषा में समझाऊं मैं? चल अब तू ही बता दे हमें, सरेंडर करेगा कि मरेगा? बस ये बता दे तू आज मुझे, उसके हिसाब से ही हम जल्दी फैसला लेंगे। प्रतीक उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं। अंशुमन सिंह कहता है, जल्दी पूछ, इसे हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ लेंगे। प्रतीक कहता है, अगर मैं मेरे पीछे बने हुए छेद से नीचे कूद जाऊं तो तुम लोग मेरे ऊपर चाहकर भी गोली नहीं चला पाओगे। इससे यहाँ आए मेहमानों को गोली लग सकती है जिसकी इजाजत तुम्हें तुम्हारा कानून बिल्कुल भी नहीं देता है न।
ये सुनकर आयुष्मान राणा कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ से नीचे कूदने वाले हो। प्रतीक कहता है, मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। यह मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब जब तुम लोग गोली नहीं चला सकते हो तो मैं क्यों न यहाँ से कूद जाऊं। आयुष्मान राणा कहता है, नीचे जो लोग आए हैं वे शहर के सबसे बड़े लोगों में से एक हैं। संजय सिंघानिया का तो तुमने नाम सुना ही होगा, बिजनेस मैग्नेट कहते हैं उन्हें। प्रतीक कहता है, पहली बार नाम सुना है इसका। आयुष्मान राणा कहता है, रहेजा परिवार के बारे में तो सुना ही होगा। अजय और मयंक रहेजा। प्रतीक कहता है, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है उनके बारे में पता नहीं करता। ज्यादा बड़े नाम है तो मुझे पता हो यह सवाल ही गलत है। अंशुमन सिंह आयुष्मान राणा के कान के पास आते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो तुम। मैं तो कहता है दोनों पैरों पर एक तुम और एक मैं गोली मारते हैं और इसे टांग कर ले चलते हैं। आयुष्मान राणा कहता है, उसके बाद अगर इसने कह दिया कि उसके सरेंडर करने के बाद भी हमने उसे शूट किया तो हमारी नौकरी जा सकती है। आयुष्मान राणा कहता है, तुम राजकुमार जिंदल को तो जरूर ही जानते होगे, वह थोड़ा सा छोटा है इन दोनों से। प्रतीक कहता है, बेवकूफों, जब तक कोई इंसाफ के रास्ते में नहीं आएगा तब तक उसके बारे में मैं पता नहीं करूंगा। जिन लोगों का तुमने नाम लिया है अगर वे भी आए मेरे इंसाफ के रास्ते में तो खत्म हो जाएंगे। अंशुमन सिंह कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके दिमाग में क्रैक है, यह मेंटली अनस्टेबल है। आयुष्मान राणा कहता है, तब तो इसके कहे गए बातों को माना ही नहीं जाएगा। इसे शूट किया जा सकता है, इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते। प्रतीक उस छेद से नीचे कूद जाता है और आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह कुछ कर भी नहीं सकते थे। प्रतीक को नीचे कूदता हुआ देखकर वहां मौजूद हर एक बड़े बड़े लोगों का बॉडीगार्ड सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि प्रतीक कुछ भी कर ना सके। टू बी कंटिन्यू।